मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स हैं जी 44A-B में, सॉरी AA में, और ऑडिट है 44A-B में। तो वो कहते हैं एलिजिबल असेसी जिसको 44AD4 लग गया एज डिस्कस्ड अबव, एंड जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू द टैक्स शेल बी रिक्वायर्ड। पहले मेरे से सुन लीजिए जी, फिर रीड करवाता हूं। मेरी टर्नओवर है 40 लाख, ठीक है। आपने 8% के हिसाब से मेरे को बोला कि सर आपकी इनकम बनती है 3,20,000 और इसके ऊपर टैक्स दे दो। मेरी ये पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल होता फिर तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी 3,20 पे टैक्स देने में। पार्टनरशिप फर्म 30% के हिसाब से मेरा टैक्स आपने बना दिया जी 1,06,000 प्लस 4%, सॉरी 96,000 प्लस 4%, फाइन। तो मैंने कहा जी इतना टैक्स तो मैंने देना नहीं, 96,000 रुपए का। क्यों? मेरी तो इनकम इतनी है ही नहीं, मेरी तो इनकम है 1 लाख। तो हमने कहा कि सर जब 44AD में आते हो तो आपको पता ही है 8% तो फिर इनकम मानी ही जाती है, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं देना, ठीक है। तो मैंने कहा फाइन बाहर जाओ, फिर 5 साल आना वाला था। कहते कि जी ठीक है, लेकिन अब उसने जब 1 लाख बाहर गया तो हमने कहा कि सर अब किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी 44AA के अंदर, ठीक है। वो कहते हैं कि जी ठीक है, और वो कहता है ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। कहता है ऑडिट कैसे लग गया 44AB के अंदर, वो तो 1 करोड़ के ऊपर लगता है। तो हमने कहा कि नहीं सर, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप ये 8% या 6% से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो आपको किताबें भी मेंटेन करनी पड़ेगी और CA से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। फाइन, समझ में आया आपको? ऑडिट का खर्चा हो गया जी, बट इतना नहीं होगा, ठीक है, मतलब 10-20 हज़ार, बट इतना नहीं होगा। बाकी तो हर तरह का CA है जी मार्केट में, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, ठीक है। सो यू कैन लुक फॉर सम गुड CA और द रीजनेबल वन। क्या पॉइंट है, सुनिएगा जी। मैंने कहा सर 40 लाख नहीं 20 लाख की टर्नओवर है तो भी ऑडिट तो करवाना पड़ेगा। 9 लाख की टर्नओवर है, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, किताबें भी मेंटेन करनी पड़ेगी। हमने कहा सर लेकिन हमारे ऊपर ये सेक्शन लग नहीं रहे थे, अब लगेंगे क्योंकि आप 44AD के अंदर नहीं जा रहे। समझ रहे हैं आप? एक केस ध्यान से सुनिएगा, ये फर्म नहीं है, मिस्टर ए है, और मिस्टर ए कहते कि सर मेरा प्रॉफिट 1 लाख है। ये देखिए जी पॉइंट नंबर B, जिसकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू द टैक्स, मतलब इसका नील स्लैब रेट भी क्रॉस नहीं हो रहा, तो इसको ये दोनों सेक्शन नहीं लगेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं जी, बिकॉज आई नो इट इज गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। मैं 44AD में गया और मैं अब उससे बाहर आना चाहता हूं। मैंने कहा कि सर मैं 8% या 6% प्रॉफिट दिखा के राजी नहीं, ये बात क्लियर है। तो उसने मेरे को जाते जाते बस एक ही बात पूछी, कहता है कि सर आप नील स्लैब रेट से ज्यादा कमाते हो, आप जो भी इनकम बोल रहे हो आपको 8% मंजूर नहीं है, आप 4% बोल रहे हो, आप 2% बोल रहे हो, आप 1% बोल रहे हो कि मैं 1% कमाता हूं, जो भी आप कमाते हो, क्या आप नील स्लैब रेट से ज्यादा कमाते हो? मैंने कहा हाँ मैं 2.5 लाख से तो ज्यादा कमाता हूं, बट जितना आप बोल रहे हो उतना नहीं कमाता। तो वो कहता है कि सर बाहर जा तो रहे हो, ऑडिट भी करवाना, किताबें भी मेंटेन करना कंपल्सरीली। 44AA में फॉल हुए कि नहीं हुए, अब तो करना पड़ेगा। 44AB में टैक्स ऑडिट में कवर हुए कि नहीं हुए, अब तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि सर इस बार मेरे को लॉस हुआ है, आप मेरे को बोल रहे हो 8% इनकम मान के उस पर टैक्स दे दो, काहे की इनकम मेरे को लॉस हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि फिर ठीक है,
क्या नील स्लैब रेट से ज्यादा कमाते हो? कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूं मेरे को लॉस हुआ, इनकम है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर ऑडिट भी नहीं है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं, क्योंकि आप 2.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाते। फिर से बोल रहे हो, आप बोल रहे हो 8 और 6 से तो कम कमाता हूं, बट नील स्लैब रेट से ज्यादा कमाता हूं। इट इज अ वर्स्ट केस। अब आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और किताबें भी मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर आप बोलते हो कि सर मैं 2.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाता, या मेरी तो इनकम नेगेटिव है, या 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, इन दैट केस आपको प्योर बेनिफिट है। आपको टैक्स, इनकम टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना और किताबें भी मेंटेन नहीं करती। आप रीड करते हैं जी, एन एलिजिबल असेसी, जो कि 44 AD4 में, AD4 ऊपर क्या था, जो कहता है कि सर मैं बाहर जाना चाहता हूं, जिसको हमने क्या कहा था कि 5 साल के बाद जाना, और अगर जाना तो 5 साल फिर दोबारा मत आना। ठीक है, तो ये बाहर जाना चाहता था एंड जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर गई नील स्लैब रेट को, तो हमने कहा कि सर अब आपको किताबें भी मेंटेन करनी पड़ेगी 44AA के हिसाब से, और टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज लास्ट में, नील स्लैब रेट इंडिविजुअल और HUF को ही मिलता है, फर्म को तो मिलता ही नहीं। फर्म एक ही केस में बचने पाएगी अगर उसको लॉस है। तो अगर फर्म ने 100 रुपया भी कमा लिया, ऑडिट भी है और किताबें भी है, क्योंकि उसका कोई नील स्लैब रेट है ही नहीं। उसका तो नील स्लैब रेट कितना है, 0। ठीक है, तो यहां पे जब ये पॉइंट नंबर B है, इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, जबकि AD में 3 लोग आ सकते थे, इंडिविजुअल भी, HUF भी और फर्म भी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 9 थोड़ा सा पेंडिंग है जी, थोड़ा सा मतलब मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा। एडवांस टैक्स की अभी प्रोविजन आपको पढ़ाई नहीं। सरकार आपको कहती है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाना। वो क्या 4 इंस्टॉलमेंट्स है मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर आप 44 AD की शरण में आते हो तो सरकार कहती है पहली 3 इंस्टॉलमेंट्स आपके ऊपर नहीं है, आप सिर्फ आखिरी इंस्टॉलमेंट जो कि 15 मार्च को जाती है, उस दिन आप अपना 100% टैक्स जमा करवा दीजिए। तो इनको एक और बेनिफिट दिया, एक नॉर्मल असेसी को जो 44 AD की शरण में नहीं जाता, उसे एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जमा करवाना पड़ता है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैं गलत बता देता हूं आपको, 25-25-25 की लेटर से 4 इंस्टॉलमेंट है, जबकि है नहीं। ठीक है, कुछ और है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जी आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं, आप आखिरी इंस्टॉलमेंट में ही 100% टैक्स एक ही शॉट में जमा करवा देना, पूरे साल का जितना भी बनता है। और वो इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, 15 मार्च। तो जहां एक नॉर्मल असेसी को एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करवाना है, बट अगर आप 44 AD की शरण में जाते हैं तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट की जगह सिर्फ आखिरी इंस्टॉलमेंट देनी है, और वो 15 मार्च को आपने पे करनी है। और उसमें कितना टैक्स जमा करवाना है, 100%। तो क्या वर्ड लिखता है, होल अमाउंट। होल अमाउंट मतलब 100%। रीड कर देता हूं, एलिजिबल असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस रेफर टू इन द सेक्शन 44 AD टू द एक्सटेंट ऑफ द, कितना टैक्स जमा करवाना है, होल अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स। 100% एडवांस टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर का जमा करवाना पड़ेगा ऑन और बिफोर 15 मार्च। सर एडवांस टैक्स में ऐसे कोई प्रोविजन है कि जिसका टैक्स कितना बचेगा, 10,000, जिसका पूरे साल का टैक्स पेएबल 10,000 से ज्यादा बनता है तो। ठीक है, बट ये एडवांस टैक्स में ही बताऊंगा क्योंकि इसमें भी कुछ इफ एंड बट हैं 10,000 में भी। ठीक है, वो तभी बताऊंगा, अभी नहीं। चलें आगे। पॉइंट नंबर 10 इज वे टू सिंपल। सुन लीजिए मेरे से क्या है, पहले सुन लीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मेरे पास एक कस्टमर आता है जी, और वो कहता है कि सर आप मेरी ही वुड लेकर मेरे लिए फर्नीचर बना दो। तो मैंने कहा मेरे पास भी बड़ी अच्छी वुड है। वो कहता है नहीं आपकी नहीं चाहिए, मेरे को तो इसी से काम करवाना है। तो मैंने कहा लेट इट बी। ठीक है, तो मैंने वुड के खर्चे माइनस कर दिए फर्नीचर में से, और बाकी सारे खर्चे जोड़ के कहा कि जी इतने का आपको बनाकर दे दूंगा। लेट से वुड थी 1 लाख की, और मेरे खर्चे थे 80,000 के, और टोटल मैंने उसको जो वो गुड्स कितने के दे दिए, 1,80,000 के। आर वी गुड सो फार? मैंने सरकार को बस एक ही बात बोली, ये 1 लाख रुपए की वुड को मेरी टर्नओवर में ऐड मत करो। क्यों? इसमें तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं, मैं तो 80,000 का काम किया है। जो एक परचेजर ने मुझे सामान दिया, जिसपे काम वगैरह करके मैंने उसी को वापस कर दिया, ठीक है, वो सामान मेरी टर्नओवर में ऐड नहीं होना चाहिए। वुड मैं खरीद रहा हूं, मैं बनाकर दे रहा हूं,
फिर आप जोड़ो मेरी टर्नओवर में, क्योंकि वाकई उसमें मैंने उसे 180 का सामान दिया, इसमें तो मैंने 80,000 का ही काम किया उसके लिए, 1 लाख का तो सामान वही लेकर आया था। सो व्हेन दैट केस ये 1 लाख पे आप मेरे को बोलो कि 8% इनकम मान के आपको 8,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, व्हाट फॉर? मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं, मैं इस पे इनकम टैक्स क्यों बेयर करूं? तो ये आप मेरी टर्नओवर में ऐड नहीं करेंगे। मेक सेंस। बड़ी पुरानी जजमेंट है 1978 की, पढ़ लेते हैं। इफ द मटीरियल इज सप्लाइड बाय परचेजर, परचेजर कौन है? मेरा क्लाइंट, जो मेरे से परचेज, मैं तो सेलर हूं ना, तो मेरे परचेजर ने मेरे को कोई मटेरियल दिया, किसको दिया? कॉन्ट्रैक्टर या सेलर या मैन्युफैक्चरर को। देन सच मटेरियल सप्लाइड अवे रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर, हेंस इट इज इम्पॉसिबल दैट देयर इज एनी एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड इन दिस टर्नओवर। जब इसी को मैंने आगे वापस उसको कर दिया तो आप मेरी टर्नओवर में इसको ऐड नहीं करेंगे। आगे उसने यही वैल्यू बताने की कोशिश की कि अगर वो 180 का सामान था तो उसमें से 1 लाख आप माइनस कर दीजिए और मेरी टर्नओवर के अंदर 80,000 ही ऐड किया जाएगा। 180 में से 1 लाख माइनस करके सिर्फ 80,000 ही लिया जाएगा। अभी गुड। तो यहाँ पे हमारा ये 44 AD खत्म होता है जी। इससे पहले कि हम कोई इलस्ट्रेशन करें, मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। और वो कहता है कि आप 10A, AA, BA की एग्जाम्पशन या ATIA से लेकर ATRRB तक की डिडक्शन क्लेम ना कर रहे हो। एलिजिबल बिजनेस कोई भी हो, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ द गुड कैरेजेस का काम ना हो, जो कि 44 AE में हमने कवर अप किया है, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड ना करें। स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोफेशंस के ऊपर नहीं लगता है, एजेंसी बिजनेस पे नहीं लगता, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज कमा रहे हो तो उसके ऊपर भी ये नहीं लगता। प्रिजम्पटिव इनकम 8% ऑफ द टर्नओवर आपकी इनकम मान ली जाएगी। बट अगर आप कहते हो कि सर मेरे को बैंकिंग चैनल से पैसे आए हैं, तो 8 नहीं 6%, उसमें भी कंसेशन कर दिया, सिर्फ उतनी आपकी इनकम मान के उसके ऊपर आपको टैक्स देना रहेगा। अगर आप खुद ही कुछ हायर बताना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, हमें तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप बोलते हो कि सर 8 नहीं, मैं तो 18 कमाया, ठीक है फिर 18 हम मान लेते हैं और 18 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। 30 से लेकर 38 तक कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। और जिस दिन आप WDV 44 AD से बाहर आएंगे तो WDV आपको माइनस करनी पड़ेगी, एज इफ कि आपको डिडक्शन प्रॉपर डेप्रिसिएशन की दी गई है उन सालों में भी, जबकि नहीं मिली है, बट एज इफ। कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमने कहा सर अंदर आना तो 5 साल के लिए आना, 5 साल पूरे किए बिना बाहर चले गए तो फिर 5 साल का आपके ऊपर बैन है। और अगर आप बाहर गए और हमें पता लगा कि आप नील स्लैब रेट से ज्यादा कमाते हो, तो ऑडिट भी करवाना है और किताबें भी मेंटेन करनी है। एडवांस टैक्स की चार्जिंग की जगह सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट आखिरी वाली, और उसमें 100% आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और जो परचेजर ने ही आपको सामान दिया है, जिसको आपने एज इट इज वापस कर दिया काम करके, तो वो आपकी टर्नओवर में ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट।